अनीता अपनी पड़ोसन विमला के साथ बाजार से आ रही होती है। तभी विमला अनीता से कहती है, अरे अनीता, तुझे पता चला? रमा है ना, उसके बेटे की शादी हो गई है और शादी में रमा ने खूब दहेज भी लिया है। तो मान ले, जहाँ उनके घर पर एक फ्रिज नहीं था, अब ऐसा है कि किसी चीज की कमी नहीं है। एसी, कूलर, पंखा, टीवी सब कुछ लिया है। मान गए उनके घर में तो अचानक ही जैसे चांदनी आ गई हो। पता नहीं कैसी है ये रमा। अरे भाई, बेटे की शादी करी है या बेटे को ही बेच दिया है? मैं तो कभी भी ऐसा ना करूं। मैं तो अपने बेटे की शादी करूंगी, लेकिन मेरा मन है कि मैं अपने बेटे की शादी में एक भी दहेज का पैसा ना लूं। मैं तो अपने बहू को 2 जोड़ी कपड़ों में भी स्वीकार कर लूंगी। बहू घर की रौनक होती है, लक्ष्मी होती है। अब उसके घर वालों को हम दहेज के लिए दबाव थोड़ी ना दे सकते हैं। उनकी मर्जी होती है ये सब। तो वही तो, मुझे तो सुनकर ही हैरानी हो गई। बताओ, इतना ज्यादा दहेज लिया बेचारे, वह तो रातों रात कंगाल हो गए होंगे। इसलिए मुझे लड़की वालों के लिए हमेशा से ही बहुत बुरा लगता है। अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं, और कल को उनकी बेटी विदा होकर दूसरे घर चली जाती है, और विदा होने के साथ साथ इतना सब कुछ देना भी पड़ता है। पता नहीं ये दहेज क्यों ही लेते हैं लोग। बिल्कुल सही कहा विमला तूने। मुझे तो खुद ही दहेज बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा तो मानना है कि मैं ऐसी सास बनूंगी जो दहेज ना लेने वाली हो। अब मेरी भी बेटियां हैं, मुझे भी पता है कि परिवार वालों पर क्या बीतती होगी, और वो 4 लोग कमियां भी निकाल देते हैं कि अच्छा सामान नहीं लाई। अरे कुछ लिया है तो उसकी तारीफ भी कर लो, लेकिन वो उनसे होगा ही नहीं। सच में तेरी तो बहुत ही अच्छी सोच है। तेरी जो भी बहू होगी ना, वो तो बहुत खुश रहेगी तेरे से, लेकिन तेरी बहू के परिवार वाले भी तो उससे काफी खुश रहेंगे। ऐसी अब कहाँ ही मिलती है बहू, लेकिन तेरी जैसी सास अब मिलती ही कहाँ है। अगर तेरी जैसी हर कोई सास हो जाए ना, तो लड़कियों के माँ बाप को सोचने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। हम हर किसी की सोच को तो बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए बस इतना करना होता है कि हम सब बस अपनी ही सोच को बदलने पर ध्यान दें। क्योंकि दुनिया का क्या है, दुनिया तो बदलने से रही। तुम खुद को बदल लो, क्या पता तुम्हें देखकर 4 लोग भी बदल जाए। और 4 लोग ही तो दुनिया बनाते हैं ना, जो हम पर टिप्पणियां बनाते हैं, हमारे ऊपर शिकायतें करते हैं, हंसी ठहाके लेते हैं। इसीलिए खुद पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कल को क्या पता तू घमंडी हो जाए। वैसे पड़ोसन तो मुझे अच्छी मिली है, जिसका इतना अच्छा स्वभाव है। कसम से मेरा मन तो कर रहा है जो लोग दहेज लेते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊं। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तेरी ये बात जरूर अपने दिमाग में रखूंगी कि मुझे अपने में बदलाव लाना चाहिए। और अगर कोई मुझे देखकर ये सब चीजें सीखता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। दोनों ऐसे ही बातें करते करते बाजार से घर चले जाते हैं। घर चले जाने के बाद अनीता का बेटा रोहन आता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे आपसे ना जरूरी बात करनी है। इतना गंभीर माहौल क्यों बना रखा है? कोई लड़की देख ली है क्या तूने? पसंद आ गई है लड़की, बात करनी है? देख, अगर कोई ऐसी बात है तो सीधा सीधा बता दे, ये नहीं कि घुमा फिरा कर बात करे कि माँ मुझे पता है आपको बुरा लगेगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ऐसा बोल दिया ना तो वही के वही सीधा मना कर दूंगी। सीधा सीधा बोल, अब क्या बात है? हाँ माँ, वो मुझे ना एक लड़की ना बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ माँ। वो लड़की ना बहुत अच्छी है, और ना आप उससे मिलोगी ना तो आपको भी वो बहुत पसंद आएगी। माँ प्लीज ना मना मत करना, एक बार आप उससे मिल लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगी ना मैं मान लूंगा। बिना मिले तो मैं वैसे भी नहीं मना करती। अब तूने लड़की पसंद की है तो उसमें कोई तो गुण होगा ना। चल कोई बात नहीं, तू लड़की से मिलवा दे। लड़की से मिलने के बाद मैं उसके परिवार से मिल लूंगी, तू टेंशन मत ले। माँ पता है, मैं तो बहुत डर गया था। मुझे तो ये लग रहा था कहीं आप मेरे बाहर आने जाने पर रोक ना लगा दो, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा आपका। मैं बहुत डर रहा था, लेकिन आप तो बहुत आसानी से मिलने के लिए मान गई माँ। माँ मैं सच कह रहा हूँ, आप दुनिया की ना बेस्ट माँ हो। अगर आप जैसी सारी माएं हो ना तो कोई भी बेटा अपनी माँ से दूर नहीं होगा, और ना ही कोई भी लव स्टोरी अधूरी रहेगी। अनीता रोहन की पसंद की हुई लड़की प्रीति से मिलने को तैयार हो जाती है। प्रीति अनीता को काफी पसंद भी आती है और वह प्रीति की माँ से मिलने के लिए उसके घर जाती है। प्रीति अपनी माँ शारदा से अनीता को मिलवाते हुए कहती है, माँ ये रोहन की माँ है, आंटी ये मेरी माँ है।
आप लोग आपस में बात करिए, मैं तब तक चाय बना कर लाती हूँ और साथ में आप लोगों के लिए पकोड़े भी ले आऊंगी। आपको प्याज के पकोड़े बहुत पसंद है ना? प्रीति इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। देखिए बहन जी, अब बच्चों ने आपस में एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है, इसीलिए मैं मना करके बुरा तो नहीं बनना चाहती। और प्रीति भी मुझे काफी अच्छी लगी, इसीलिए मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। अब आप बता दीजिए कि आपकी क्या राय है? मुझे भी रोहन बहुत पसंद है, कई बार मुझे मिला, काफी अच्छा है लड़का, इसीलिए मैं अपनी तरफ से रिश्ता पक्का करती हूँ। अब आप बता दीजिए कि वहाँ पर क्या लेन देन होता है। वैसे जरूरी नहीं है, शादी बहुत ही धूमधाम से होनी चाहिए, बहुत खर्चा होना चाहिए तभी शादी शादी मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी जितनी हैसियत हो आप उतना ही करना। मुझे तो आपकी बेटी चाहिए, अब आप 2 जोड़े में भेज देंगे वो भी काफी है, और अगर सामान के साथ भेजेंगे तो वो भी मंजूर है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है कि आप अपनी बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेजोगी। जी जी बिल्कुल, मेरी इकलौती बेटी है, बहुत नाजों से पाला है मैंने अपनी बेटी को। इसकी शादी के लिए मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी यहाँ से खाली हाथ जाए। काफी कुछ देने लेने के लिए रखा है मैंने इसकी शादी में। बस इसीलिए मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता है कि माँ के बहुत सपने होते हैं और इसी तरह आपके भी सपने होंगे। देखिए, मैं दहेज ना लेने वाली सास हूँ, तो मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन मैं खुद एक माँ हूँ, इसीलिए मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आपने भी तो सोचा होगा ना कि कितना कुछ करूँगी अपनी बेटी की शादी में। अब यही सोच लीजिए, अगर आप गाड़ी दोगे तो अपनी बेटी को दोगे, हमारा क्या है, गाड़ी आपकी बेटी चलाएगी, मेरा बेटा ऑफिस चला जाएगा और मुझे कहाँ ही चलाने आती है। तो कभी कहीं जाना हो तो आपकी बेटी ही जाएगी ना गाड़ी से, और बाकी देख लीजिए दहेज में क्या देना है। लेकिन मैं तो दहेज ना लेने वाली सास हूँ। बहन जी, गाड़ी वगैरह के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये तो काफी ज्यादा हो गया है। मैं आपके दिल की भावना को समझ रही हूँ शारदा जी, आप भले ही मुझे ना बताएं, लेकिन आपके मन में होगा कि मैं अपनी बेटी को किसी चीज की कमी ना रखूं, इसीलिए आप कहीं ना कहीं से कर्जा भी ले रही होंगी। देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बिल्कुल अपनी बहू चाहिए बस, और बहू के सिवा अगर जो कुछ भी दोगी आप, वो आपकी बेटी का ही होगा, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होगा। अनीता अपने काफी सारी बातें भी रख देती है और ये सब सुनकर शारदा हैरान भी हो जाती है। लेकिन शारदा कैसे भी करके अपनी बेटी की खुशी के लिए काफी सारा सामान जमा करती है और कुछ दिनों बाद अपनी बेटी की शादी करवा देती है। प्रीति के साथ इतना सारा सामान देखकर अनीता के आस पड़ोस के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी अनीता की पड़ोसन विमला वापस से अनीता के पास जाती है और अनीता से कहती है, ये क्या, तुम तो दहेज के साथ खिलौने और अब इतना सारा दहेज। मुझे तुम्हारे ये दोगला चेहरा समझ नहीं आया, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। अरे ये क्या, मैं ऐसी वैसे बिल्कुल नहीं हूँ, मैंने तो बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया। जो भी दिया है लड़की की माँ ने लड़की को दिया है, मैं दहेज का इस्तेमाल थोड़ी करूँगी। वैसे भी मेरा बेटा तो ऑफिस चला जाएगा, उसका इस्तेमाल कौन करेगा, बहू ही तो करेगी ना, इसीलिए मैंने मना भी नहीं किया। दहेज ना लेने वाली सास के घर में दहेज का ही इतना सारा सामान हो जाता है और अनीता भी उस सामान का इस्तेमाल तो करती ही है कहीं ना कहीं। मिताली का आज ससुराल में पहला दिन होता है और वो ससुराल में पहले दिन ही अपने कमरे में रील बनाने लग जाती है। मिताली के कमरे से गाने की आवाज आ रही होती है और गानों की आवाज सुनकर वहाँ मिताली की ननद रिया आती है और अपनी भाभी को ऐसे फोन के आगे डांस करता हुआ देखकर कहती है, भाभी ये क्या, आप रील्स बनाती हो? वो नन्ना जी, मुझे ना रील्स बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं शादी से पहले भी रील्स बनाती थी, लेकिन ये बात शायद घर में किसी को नहीं पता है, तो नन्ना जी आप भी किसी को मत बताना। बस इतनी सी बात भाभी, अरे इसमें क्या घबराने वाली बात है। भाभी आपको एक बात बताऊं, कभी कभी चोरी छुपे मैं भी रील्स बनाया करती हूँ और ये बात भी घर में किसी को नहीं पता। यहाँ तो सब लोग गुस्सा करते होंगे ना नाच गाने के लिए। वैसे अभी तक तो किसी को कुछ पता नहीं है, तो इसलिए हमें भी नहीं पता कि गुस्सा करेंगे या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई गुस्सा करेगा। कोई बात नहीं नन्ना जी, गुस्सा करे चाहे ना करें, लेकिन आप किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था मुझसे कि ससुराल में इन सब चीजों के बारे में पता चलना कोई अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आप इतना मत डरो, कुछ नहीं होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
ननद जी सच में आप बहुत अच्छी हो। अरे भाभी, आपने बातों बातों में भुला दिया ना कि मैं यहाँ आई क्यों थी। किसी ने भेजा है क्या ननद जी आपको यहाँ? हाँ, वो यहाँ मुझे माँ ने भेजा था। उन्होंने ये भी कहा था कि आज आपकी पहली रसोई की रस्म है, तो थोड़ी देर बाद आपको रसोई में जाना भी पड़ेगा और सबके लिए कुछ अच्छा बनाना भी पड़ेगा। अच्छा, वो तो मैं बना लूंगी। अच्छा भाभी, वो मैं क्या कह रही थी कि जब आप खाना बना लो तब हम भी साथ में ननंद भाभी वाली एक रील बनाएंगे। आपके साथ भी मुझे रील बनाने का बहुत मन है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो वैसे भी रील बनाना बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों #ननंद भाभी वाली रील बनाएंगे। मिताली खुद तो रील्स बनाती ही है, लेकिन अब उसकी ननद भी बिल्कुल अपनी तरह ही मिली थी। वो भी रील्स बनाने वाली ही थी। अब ऐसे ही दोनों ननद भाभी रील्स बनाते रहते थे। एक दिन रिया अपने कमरे में बैठकर रील्स देख रही होती है। तभी उसकी रील में एक गाना आ जाता है और वो तुरंत अपनी भाभी के पास जाती है। भाभी, ये गाना सुनो ना, ये गाना कितना अच्छा है ना रील्स बनाने के लिए। क्यों ना आज हम दोनों इस गाने पर रील्स बनाएं। मेरा बहुत मन है इस गाने पर रील बनाने का। अरे ननद जी, ये गाना तो मैंने भी सेव किया हुआ है। मैंने तो डांस भी तय कर लिया है इस पर कि कौन सा करना है। आज हम दोनों इस गाने पर ही रील्स बनाएंगे। बहुत मजा आएगा ननद जी। रुको, मैं भी अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर आती हूँ, फिर हम दोनों ननंद भाभी इसी गाने पर रील्स बनाएंगे। आप भी मेरी तरह ही कपड़े पहनकर तैयार हो जाना, ट्विनिंग करेंगे हम दोनों। अब मिताली और रिया दोनों ननद भाभी कम और सहेलियां ज्यादा लगती थी, इसलिए दोनों अब हर रोज ऐसे ही तैयार हो जाती, एक ही तरह और रील्स बनाने लगती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और उन दोनों की दोस्ती मिताली की सास रमा भी देख रही होती है। एक दिन दोनों छत पर बारिश में रील्स बना रही थी। तभी वहाँ रमा आ जाती है और उन दोनों को बारिश में नाचता हुआ देखकर कहती है, बहू, मैंने तुझे यहाँ छत पर कपड़े लेने भेजा था और रिया तुझे गेहूं उठाने, और तुम दोनों यहाँ छत पर आकर ठुमके लगाने में लग गई। और बहू, तू कुछ तो शर्म कर, आसपास के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। माँ जी, वो तो बारिश आ गई और हम दोनों थोड़ा बहुत भीग गए थे, इसलिए हमने सोचा कि हम दोनों रील्स ही बना ले। माँ, आप भी आओ ना हमारे साथ, हम तीनों और भी धमाल करेंगे। तुम मेरे आगे ये सब मत बोल। मैं तुम लोगों को ये रील बनाने नहीं दूंगी। मुझे ना ही ये रील बनाने वाले लोग पसंद है और ना ही बनाना पसंद है। कुछ कहती नहीं हूँ तो फायदा मत उठाओ। रमा दोनों को बहुत सुनाती है और दोनों मुंह लटकाकर वापस नीचे आ जाते हैं। रिया तो अब अपनी माँ की डांट के बाद सुधर जाती है और रील्स नहीं बनाती, लेकिन मिताली नहीं सुधरती। वो अब भी छुप छुप कर रील्स बनाती। एक दिन रमा और मिताली दोनों बाजार जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक लड़की रोकती है और वो मिताली से कहती है, आप तो वही है ना, रील्स वाली बिहारी बहू। मैंने आपकी रील्स देखी, आप सच में बहुत अच्छी रील्स बनाती हो। मुझे भी बताओ ना कि आप इतनी अच्छी रील्स कैसे बना लेती हो। बहू, तू फेमस हो गई है क्या रील्स बनाकर? ये काम की चीज है क्या? माँ जी, मैं जो रील्स बनाती हूँ वो अपलोड भी करती हूँ और लोगों को मेरी रील्स बहुत पसंद आती है, तभी तो लोग मेरी रील्स को लाइक करते हैं। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रमा को काफी अच्छा लगता है कि रील्स जो उसकी बहू बनाती है उसकी वजह से काफी लोग उसे जाने लगते हैं। ऐसे ही एक बार रमा हॉस्पिटल में जाती है और दवाई की लाइन में लगी होती है। लाइन बहुत लंबी थी, इसलिए रमा का नंबर नहीं आता। रमा लाइन में खड़े खड़े बहुत थक जाती है और खुद से कहती है, हे, लाइन तो इतनी लंबी है कि आज तो मेरा नंबर आने से रहा और मेरे घुटनों का दर्द अलग मुझे सता रहा है। हे भगवान, कुछ तो करो, लाइन छोटी कर दो या फिर मेरे घुटनों का दर्द ही कम कर दो। रमा काफी परेशान हो रही थी। तभी वहाँ एक वार्ड बॉय आता है और उससे कहता है, आप बिहारी बहू की सास हो ना? मैंने आपको देखा है, वो आपके साथ पिक्स लगाती है। जी जी, मैं बिहारी बहू की सास हूँ। ये देखो, मुझे लाइन में लगे हुए कितने समय हो गए हैं, लेकिन ना लाइन आगे खिसक रही है और ना ही मेरा नंबर आ रहा है। बस इतनी सी बात? अरे आप बिहारी बहू की सास हो और मैं बिहारी बहू का बहुत बड़ा फैन हूँ।
मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपका काम 1 मिनट में करवाया था। खैर कोई बात नहीं, मैं अब करवा देता हूँ। लेकिन माता जी, अगली बार जब भी आप दवा लेने आओ तो अपनी बिहारी बहू को साथ लेकर आना। रमा जो लाइन में इतनी देर से खड़ी थी, उसका काम नहीं हो रहा था। वहीं उसकी बिहारी बहू की रील्स की वजह से उसका काम 2 मिनट में हो जाता है। रमा को बहुत अच्छा लगता है जब उसका काम इतनी जल्दी होता है। अब रमा अपनी बहू को कभी भी रील्स बनाने से मना नहीं करती। कुछ दिनों बाद रमा अपनी बहू के पास जाती है। बहू, वो तू क्या रील्स बनाती रहती है? मुझे भी बता दे तू, आखिर ये सब बनाती कैसे है? माँ जी, रील्स बनाना बहुत आसान है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हो? आपको भी रील्स बनानी है क्या? हाँ, वो मैं सोच ही रही थी कि तुम दोनों इतनी अच्छी अच्छी रील्स बना लेती हो और वहीं मैं घर में अकेले बैठकर बोर होती हूँ, तो क्यों ना मैं भी तुम दोनों के साथ मिलकर रील्स ही बना लिया करूँ। ये तो बहुत अच्छा सोचा माँ जी आपने। रील्स बनाने में मजा भी बहुत आता है। रिया तो आपके डर से अब रील्स बनाती ही नहीं है, लेकिन उसे पता चलेगा ना कि अब आप भी रील्स बना रही हो, तो वो भी शुरू हो जाएगी। मेरा अकाउंट तो बिहारी बहू के नाम से है। अब रमा भी अपनी बहू बेटी के साथ ही मिलकर रील्स बनाने लगती है। तीनों सास बहू बेटी मिलकर अब यही सब करते। एक बार रमा का बेटा गोविंद घर आता है तो देखता है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है और वहीं पर उसकी माँ, बहन और पत्नी तीनों ही रील्स बनाने में लगी हैं। ये देखकर गोविंद काफी जोर जोर से हंसने लगता है और गोविंद को ऐसे हंसता हुआ देखकर रमा कहती है, क्या हुआ? तू क्यों ऐसे पागलों की तरह हंस रहा है? हमने तो कोई चुटकुला नहीं सुनाया है तुझे। आप तीनों ना एक साथ डांस करते हुए बहुत क्यूट लगते हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बहू ने मुझे भी सिखा दिया है कि रील्स कैसे बनाते हैं। अब से मैं भी बहू की तरह ही रील्स बनाया करूँगी। गोविंद को कोई एतराज नहीं होता उन तीनों के रील्स बनाने से और सभी लोग साथ में ही बिहारी बहू की तरह रील्स बनाने लगते हैं।